हेलो एवरीवन। बीमा के सिद्धांत इस विषय पर बने मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिनके आधार पर बीमा की प्रणाली काम करती है। इस मॉड्यूल में हम निम्न बातें सीखेंगे। परम सद्भाव का सिद्धांत या यूबेरिमा फाइडेस, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, आसन्न कारण का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रस्थापन का सिद्धांत, योगदान का सिद्धांत। चलिए पहले हम परम सद्भाव का सिद्धांत या यूबेरिमा फाइडेस पर विचार करते हैं। परम सद्भाव या यूबेरिमा फाइडेस किसी बीमा अनुबंध के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसे प्रस्तावित जोखिम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का स्वेच्छा से, सही तरीके से और पूरी तरह से खुलासा करने के सकारात्मक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे इसका अनुरोध किया गया हो या नहीं। सभी बीमा अनुबंध यूबेरिमा फाइडेस के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ क्रेता सावधान या कैवेट एम्प्टर के नियम का पालन किया जाता है, जिसका मतलब है खरीदार सावधान रहे। अनुबंध के पक्षकारों से अनुबंध की विषय वस्तु की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। जब तक एक पक्ष दूसरे पक्ष को गुमराह नहीं करता है और सवालों के जवाब विश्वसनीयता से दिए जाते हैं, दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध से बचने का कोई सवाल नहीं होता। बीमा अनुबंध एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, क्योंकि अनुबंध की विषय वस्तु अप्रत्यक्ष होती है और बीमा कंपनी इसके बारे में आसानी से नहीं जान सकती। साथ ही कई ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ प्रस्तावक को हो सकती है। इसलिए बीमा की विषय वस्तु के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा बीमा कंपनियों को करना प्रस्तावक का कानूनी दायित्व है। अर्थात बीमा धारक को ऐसे तथ्य के संबंध में कोई गलत बयानी नहीं करनी चाहिए जो बीमा अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण है। अनुबंधों के संबंध में पूर्ण प्रस्तुति और पूर्ण प्रकटीकरण का यह बड़ा दायित्व अनुबंधों को परम सद्भाव का अनुबंध बनाता है। अगर किसी भी पक्ष द्वारा परम सद्भाव का पालन नहीं किया जाता है, तो दूसरा पक्ष अनुबंध को टाल सकता है। इसके पीछे यह तर्क है कि खास तौर पर बीमा का अनुबंध करते समय किसी को भी अपनी खुद की गलती का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य को ऐसे तथ्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो यह तय करने में बीमा के जोखिम अंकन अंडरराइटर के निर्णय को प्रभावित करेगा कि जोखिम को स्वीकार किया जाए या नहीं, और अगर हाँ, तो प्रीमियम की दर और नियम एवं शर्तें क्या होगी। किसी अनुबंध से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूरी तरह से और सही तरीके से खुलासा करना बीमा धारक का दायित्व है। जिस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, वह महत्वपूर्ण था या नहीं, यह अलग-अलग मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आखिर में इसका फैसला सिर्फ कानून की अदालत में हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब वह जानकारी जो बीमा कंपनियों को
निम्न फैसले लेने में मदद करती है। क्या वे जोखिम को स्वीकार करेंगे? अगर हाँ, तो प्रीमियम की दर और नियम एवं शर्तें क्या होगी? परम सद्भाव का यह कानूनी दायित्व सामान्य कानून के तहत उत्पन्न होता है। यह दायित्व सिर्फ उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही लागू नहीं होता जिनके बारे में प्रस्तावक को पता है, बल्कि यह उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी लागू होता है जिनका पता उसे जरूर होना चाहिए। इसी तरह पॉलिसी के बारे में कोई भी जानकारी बीमा धारक से नहीं छिपाना बीमा कंपनी का दायित्व है। महत्वपूर्ण जानकारी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिनका खुलासा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्तावक को करना चाहिए। जीवन बीमा व्यक्ति का अपना चिकित्सा इतिहास, आनुवंशिक बीमारियों का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान करने और शराब पीने जैसी आदतें, काम से अनुपस्थित रहना, उम्र, शौक आदि। आग बीमा निर्माण, कंस्ट्रक्शन, जोखिम की जगह, परिस्थिति और भवन का इस्तेमाल, भवन की उम्र, परिसर में मौजूद सामानों की प्रकृति आदि। समुद्री बीमा सामानों का ब्यौरा, पैकिंग का तरीका और परिवहन का माध्यम आदि। मोटार बीमा वाहन का ब्यौरा, खरीद की तारीख और क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण आदि। स्वास्थ्य बीमा पहले से मौजूद बीमारी, उम्र आदि। कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य जिनका खुलासा करना जरूरी होता है, वे तथ्य हैं जो यह दिखाते हैं कि किसी खास जोखिम में उससे ज्यादा खतरा है जिसकी सामान्य रूप से अपेक्षा की जा सकती है। उदाहरण: सभी बीमा कंपनियों से ली गई पॉलिसियों की मौजूदगी और उनकी मौजूदा स्थिति। प्रस्ताव फॉर्म या बीमा आवेदन के मौजूद सभी सवालों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनका संबंध बीमा की विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं और जोखिम के दायरे से होता है। इनका सभी मामलों में ईमानदारी से और पूरी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना जरूरी नहीं। जब तक बीमा लेखकों अंडरराइटर द्वारा विशेष पूछताछ नहीं की जाती है, प्रस्तावक पर इस तरह के तथ्यों का खुलासा करने का कोई दायित्व नहीं होता, जैसे कि जोखिम कम करने के लिए अपनाए गए उपाय, जैसे अग्निशामक की मौजूदगी। ऐसे तथ्य जिनके बारे में बीमा धारक को पता नहीं है, जैसे ऐसा व्यक्ति जिसे उच्च रक्तचाप की समस्या है, लेकिन पॉलिसी लेते समय उसे इस बारे में पता नहीं है, उस पर इस तथ्य का खुलासा नहीं करने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। ऐसे तथ्य जिनका उचित परिश्रम से पता लगाया जा सकता है। अगर बीमा लेखकों, अंडरराइटर को और जानकारी की जरूरत है, तो उन्हें इस बारे में पूछताछ करने के लिए सजग होना चाहिए। जैसे किसी कपड़े की दुकान का बीमा करते समय खास तौर पर यह बताना जरूरी नहीं है कि दुकान में मौजूद कुछ सिंथेटिक कपड़ों में तेजी से आग लग सकती है। कानून के मामले: हर किसी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे देश के कानून के बारे में पता है, जैसे
विस्फोटक सामग्री रखने के बारे में नगर पालिका कानून। ऐसी जानकारी जिसके प्रति बीमा कंपनी उदासीन है या अधिक जानकारी की जरूरत को माफ कर दिया है। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी बाद में इस आधार पर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि जवाब अधूरे थे। खुलासा करने का दायित्व। बीमा अनुबंधों के मामले में खुलासा करने का दायित्व बातचीत की पूरी अवधि में बना रहता है, जब तक कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता और जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती। जीवन बीमा पॉलिसी स्वीकार होने के बाद ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं होती जो पॉलिसी की अवधि के दौरान आ सकती है। उदाहरण: श्री राजन ने 15 साल की अवधि के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है। पॉलिसी लेने के 6 साल के बाद श्री राजन को दिल की कोई समस्या हो जाती है और उन्हें दिल की सर्जरी करवानी पड़ती है। श्री राजन को इस तथ्य का खुलासा बीमा कंपनी को करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर प्रीमियम बकाया होने पर उसे चुकाने में विफल रहने के कारण पॉलिसी व्यपगत स्थिति में है और पॉलिसी धारक पॉलिसी अनुबंध को पुनर्जीवित कर उसे फिर से चालू करना चाहता है, तो ऐसे पुनर्जीवन रिवाइवल के समय सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करना उसका दायित्व है। मानो कि यह एक नई पॉलिसी हो। अगर पॉलिसी का नवीनीकरण करने के समय श्री राजन के पास स्वास्थ्य बीमा है, तो उसे इस स्वास्थ्य समस्या के बारे में कंपनी को जानकारी देनी होगी। इसी तरह साधारण बीमा के मामले में किसी उद्यम, फैक्ट्री के लिए आग बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय बीमा धारक को बीमा कंपनी को यह बताना होगा कि क्या भवन के इस्तेमाल में बदलाव किया गया है। किसी पोत के लिए हल पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय बीमा धारक ने बीमा कंपनी को यह जानकारी देनी होगी कि क्या किसी अलग प्रकार के कार्गो के परिवहन के लिए पोत में बदलाव किया गया है, जैसे कि दालों की जगह खतरनाक रसायन का परिवहन। तथ्यों का खुलासा ना करने की परिस्थितियां तब पैदा हो सकती है जब बीमा धारक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मौन है, क्योंकि बीमा कंपनी ने कोई विशेष पूछताछ शुरू नहीं की है। ऐसी परिस्थितियां बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए सवालों पर गोलमाल जवाब देने से भी पैदा हो सकती है। अगर गैर प्रकटीकरण अनजाने में होता है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति की जानकारी या मंशा के बिना ऐसा किया गया है, या इसकी वजह है कि प्रस्तावक को लग रहा होगा वह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे मामले में वह निर्दोष है। जब किसी तथ्य को जानबूझकर दबाया जाता है, तो उसे छिपाया गया माना जाता है। यहां धोखा देने की मंशा है। गलत बयानी। बीमा के अनुबंध से जुड़ी बातचीत के दौरान दिया गया कोई भी बयान प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि बयान बहुत सही हो और सद्भाव से दिया गया हो। गलत बयानी दो तरह की होती है। एक, निर्दोष गलत बयानी का संबंध उस गलत बयानों से है जो धोखा देने की मंशा के बिना दिए गए हैं। धोखाधड़ी वाली गलत बयानी का मतलब है ऐसे बयान जो बीमा कंपनी को धोखा देने की मंशा से
जानबूझकर या सच को जाने बिना लापरवाही से दिए गए हैं। कोई बिना अनुबंध आम तौर पर अमान्य हो जाता है जब धोखा देने के इरादे से तथ्यों को जानबूझकर या सच को जाने बिना गलत बयानी की जाती है। धोखाधड़ी, जालसाजी। धोखाधड़ी, जालसाजी का मतलब है बीमा कंपनी को धोखा देने या बीमा पॉलिसी जारी करने के इरादे से बीमा कंपनी को प्रलोभन देने के इरादे से बीमा धारक द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर पॉलिसी धारक जीवित नहीं है तो धोखाधड़ी को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थी पर होता है। बीमा अधिनियम 1948 की धारा 45 दो 2015 में संशोधित, इसके अनुसार किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर एक समय अवधि के भीतर न कि उसके बाद बीमा कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर सवाल उठा सकती है। हालांकि बीमा कंपनी ऐसा सिर्फ आगे दी गई तारीख से 3 साल के भीतर कर सकती है। पॉलिसी जारी करने की तारीख, जोखिम शुरू होने की तारीख, पॉलिसी को पुनर्जीवित करने की तारीख या पॉलिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख जो भी बाद में हो। बीमा कंपनी को लिखित रूप में उन कारणों के बारे में बीमा धारक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों, नामितियों या समनुदेशितियों को बताना जरूरी है जिसके आधार पर पॉलिसी पर सवाल उठाया गया है। चलिए अब बीमा योग्य हित का सिद्धांत समझते हैं। आइए हम देखें कि बीमा किसी जुए या दांव सट्टे को समझौते से अलग कैसे है। ताश के खेल के विपरीत, जिसमें कोई इंसान जीत या हार सकता है, आग लगने का एक ही परिणाम हो सकता है। मकान मालिक का नुकसान। मकान मालिक यह पक्का करने के लिए बीमा लेता है कि उसके हो सकने वाले नुकसान की किसी न किसी तरह भरपाई की जाए। बीमा योग्य हित वह हित है जो बीमा धारक का बीमा की विषय वस्तु में होता है। बीमा योग्य हित किस बीमा अनुबंध को मान्य और कानून के तहत लागू करने योग्य बनाता है। चलिए एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। अगर मिस्टर पटेल ने किसी बैंक से 15 लाख रुपए का एक बंधक ऋण लेकर मकान खरीदा है और उसने इस रकम में से 12 लाख रुपए चुका दिए हैं, तो बैंक का ब्याज सिर्फ बकाया 3 लाख रुपए के हिसाब से होगा। इस प्रकार ऋण की बकाया राशि के लिए मकान में बैंक का भी वित्तीय रूप से बीमा योग्य हित होगा और बैंक यह पक्का करेगा कि पॉलिसी में उसे यह बीमा धारक बनाया जाए। मिस्टर पटेल एक ऐसे मकान के मालिक हैं जिस पर उन्होंने बैंक से 15 लाख रुपए का बंधक ऋण लिया है। नीचे दिए गए सवालों पर विचार करें। क्या मकान उनका बीमा योग्य हित है? क्या मकान में बैंक का बीमा योग्य हित है? उनके पड़ोसी के बारे में क्या कहेंगे? मिस्टर दास के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता-पिता हैं। नीचे दिए गए सवालों पर विचार करें। क्या उन्हें सेहतमंद रहने में मिस्टर दास का बीमा योग्य हित है? अगर उनमें से किसी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो क्या मिस्टर दास को आर्थिक नुकसान उठाना होगा? उनके पड़ोसी के बच्चों का क्या होगा?
क्या उनके लिए भी मिस्टर दास का कोई बीमा योग्य हित होगा? यहाँ बीमा की विषय वस्तु और बीमा अनुबंध की विषय वस्तु के बीच फर्क करना प्रासंगिक होगा। बीमा की विषय वस्तु का संबंध उस संपत्ति से है जिसके विरुद्ध बीमा किया जा रहा है और जिसका अपना कोई अंतर्निहित मूल्य है। दूसरी ओर, बीमा अनुबंध की विषय वस्तु उस संपत्ति के बीमा धारक का वित्तीय हित है। यह सिर्फ तभी होता है जब बीमा धारक का संपत्ति में ऐसा हित हो जिससे कि उसे बीमा करने का कानूनी अधिकार हो। सही मायनों में बीमा पॉलिसी वास्तव में संपत्ति को नहीं, बल्कि संपत्ति में बीमा धारक के वित्तीय हित को कवर करती है। वह समय जब बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। जीवन बीमा में पॉलिसी लेने के समय बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। साधारण बीमा में आग और दुर्घटना बीमा के मामले में पॉलिसी लेने के समय और नुकसान के समय दोनों ही स्थितियों में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए और कुछ अपवादों के साथ दावे के समय, जैसे समुद्री पॉलिसियां। हालांकि समुद्री कार्गो बीमा के मामले में सिर्फ नुकसान के समय बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए, क्योंकि लागत का भुगतान करने पर सामान का मालिकाना हक दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाता है, जो कि परिवहन के दौरान हो सकता है। स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के मामले में प्रस्तावक स्वयं के अलावा परिवार का भी बीमा कर सकता है, क्योंकि अगर परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो प्रस्तावक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब आसन्न कारण का सिद्धांत समझते हैं। आसन्न कारण बीमा का एक मुख्य सिद्धांत है और इसका संबंध इस बात से है कि वास्तव में नुकसान या क्षति कैसे हुई और क्या यह किसी बीमित खतरे के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगर नुकसान किसी बीमित खतरे के कारण हुआ है, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी है। सिद्धांत का यह प्रयोग व्यावहारिक रूप से गैर जीवन बीमा दावों के मामले में अपनाया जाता है। जब कोई नुकसान होता है, तो अक्सर घटना का कारण बनने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। इस नियम के तहत बीमा कंपनी उस प्रमुख कारण को देखती है जो नुकसान का कारण बनने वाली घटनाओं की श्रृंखला को रफ्तार देती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह आखिरी घटना हो जिससे ठीक पहले नुकसान की घटना हुई। अर्थात यह अनिवार्य रूप से ऐसी घटना नहीं है जो नुकसान के कारण के सबसे करीब हो या उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। उदाहरण के लिए, आग लगने के कारण पानी की पाइप फट सकती है। इसके बावजूद कि परिणामी नुकसान पानी से हुई क्षति है, लेकिन फिर भी आग को घटना का आसन्न कारण माना जाएगा। अन्य कारणों को दूरस्थ कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आसन्न कारणों से अलग होते हैं। दूरस्थ कारण मौजूद हो सकते हैं, लेकिन घटना का कारण बनने में उनका योगदान नहीं होगा। परिभाषा: आसन्न कारण को ऐसे सक्रिय और प्रभावशाली कारण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन घटनाओं की श्रृंखला को रफ्तार देता है और कोई नतीजा देता है।
इसमें किसी नई और स्वतंत्र स्रोत से शुरू हुई और सक्रिय रूप से काम करने वाली किसी ताकत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बीमा अनुबंधों में आसन्न कारण का सिद्धांत कैसे लागू होता है? बीमा मृत्यु के कारण की परवाह किए बिना मृत्यु लाभ के भुगतान का प्रावधान करता है। इसलिए आमतौर पर इसमें आसन्न कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता। हालांकि कई बीमा अनुबंधों में एक अतिरिक्त बीमा राशि देय होती है। ऐसी परिस्थिति में कारण का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। क्या मृत्यु किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई? ऐसे मामलों में आसन्न कारण का सिद्धांत लागू होगा। आसन्न कारण के सिद्धांत को समझने के लिए नीचे दी गई परिस्थिति पर विचार करें। परिदृश्य 1। मिस्टर अजय गैराज के सामने अपनी कार पार्क करके लंबी छुट्टी पर चले गए। 6 महीने बाद जब वे वापस लौटे और कार स्टार्ट की, तो देखा कि कार की एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही है। मिस्टर अजय ने एयर कंडीशनिंग की मरम्मत की लागत के लिए बीमा कंपनी के पास एक दावा दायर किया, तो बीमा कंपनी ने दावे को अस्वीकार कर दिया। बीमा कंपनी ने यह तर्क किया कि नुकसान कार और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की सामान्य टूट-फूट के कारण हुआ था, जो बीमा पॉलिसी में एक अपवर्जित खतरा था। मिस्टर अजय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सर्वे रिपोर्ट की जांच के बाद, जिसमें कहा गया था कि कार 12 साल पुरानी है और पिछले 6 सालों के दौरान न तो कार की और न ही एयर कंडीशनिंग की सर्विस मरम्मत की गई है, तो यह नुकसान सामान्य टूट-फूट के कारण हुआ और बीमा कंपनी दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। परिदृश्य 2। मिस्टर पिंटो घोड़ी की सवारी करते हुए जमीन पर गिर पड़े और उनका पैर टूट गया। वे काफी समय तक गीली जमीन पर पड़े रहे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गीली जमीन पर पड़े रहने के कारण उनको बुखार हो गया, जो निमोनिया में बदल गया और अंत में इसी कारण से उनकी मौत हो गई। हालांकि निमोनिया आसन्न कारण प्रतीत हो सकता है, वास्तव में दुर्घटना में गिर जाने को आसन्न कारण माना गया और दावे का भुगतान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत किया गया। ऐसे कुछ नुकसान होते हैं जो आग लगने के कारण बीमा धारक को उठाने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें आग से दुर्घटना का आसन्न कारण नहीं कहा जा सकता। व्यावहारिक तौर पर इनमें से कुछ नुकसानों की भरपाई परंपरागत रूप से कारोबार द्वारा अग्नि बीमा पॉलिसियों के तहत की जाती है। ऐसे नुकसानों के उदाहरण यह हो सकते हैं: आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी के कारण संपत्ति को हुई क्षति, फायर ब्रिगेड द्वारा अपनी ड्यूटी निभाते वक्त संपत्ति को किया गया नुकसान, किसी जलती हुई इमारत से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के कारण संपत्ति को हुई क्षति। चलिए अब हम क्षतिपूर्ति का सिद्धांत समझते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत गैर जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक जो नुकसान उठाता है, उसे इस तरह क्षतिपूरित किया जाता है कि वह वापस उसी वित्तीय स्थिति में वापस आ जाए जिसमें नुकसान वाली घटना होने से पहले था। बीमा अनुबंध यह गारंटी देता है
कि बीमा धारक को नुकसान की मात्रा तक ही क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपनी संपत्तियों का बीमा करने से कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए और नुकसान से अधिक भरपाई नहीं होनी चाहिए। बीमा कंपनी नुकसान के आर्थिक मूल्य का आकलन करेगी और उसी के अनुसार मुआवजा देगी। उदाहरण, राम ने 10 लाख रुपए मूल्य की पूरी रकम के लिए अपने मकान का बीमा किया। आग लगने के कारण उसे 70,000 रुपए का अनुमानित नुकसान उठाना पड़ा। बीमा कंपनी उसे 70,000 रुपए की रकम भुगतान करेगी। बीमा धारक इससे अधिक रकम का दावा नहीं कर सकता। क्षतिपूर्ति की रकम उस बीमा के प्रकार पर निर्भर करेगी जो व्यक्ति ने लिया है। क्षतिपूर्ति इनमें से किसी एक या अधिक साधनों से की जा सकती है। नकद भुगतान, क्षतिग्रस्त सामान की मरम्मत, खोए हुए या क्षतिग्रस्त सामान को बदलना, पुनर्स्थापना, बहाल करना, जैसे आग से नष्ट हुए मकान को फिर से बनाना। हालांकि कुछ ऐसी विषय वस्तु भी जिसके नुकसान के समय उसके मूल्य का आसानी से अनुमान या निर्धारण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, पारिवारिक विरासत की वस्तु या कलाकृति के मामले में उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह समुद्री बीमा पॉलिसियों में दुनिया भर के सफर के आधे रास्ते में किसी पोत की दुर्घटना के मामले में हुए नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे मामलों में एक सिद्धांत को अपनाया जाता है जिसे सहमत मूल्य कहते हैं। बीमा कंपनी और बीमा धारक बीमा अनुबंध की शुरुआत में बीमा योग्य संपत्ति के मूल्य पर सहमत होते हैं। पूर्ण नुकसान के मामले में बीमा कंपनी पॉलिसी की सहमत रकम का भुगतान करने पर सहमत होती है। इस प्रकार की पॉलिसी को सहमत मूल्य पॉलिसी कहा जाता है। अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां संपत्ति के पूरे मूल्य के लिए बीमा नहीं किया गया है। ऐसे में व्यक्ति सिर्फ अपने बीमा के अनुपात में नुकसान की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। इसे अल्प बीमा कहा जाता है। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए मूल्य के मकान का बीमा सिर्फ 5 लाख रुपए की रकम के लिए किया गया है। अगर आग लगने के कारण 60,000 रुपए का नुकसान होता है, तो व्यक्ति इस पूरी रकम का दावा नहीं कर सकता। यह माना जाता है कि मकान मालिक ने सिर्फ मकान के आधे मूल्य के लिए बीमा किया है और इस प्रकार वह नुकसान की रकम के सिर्फ 50% 30,000 रुपए का दावा करने का हकदार है। गैर जीवन बीमा के ज्यादातर प्रकारों में, जहां संपत्ति और देयता का बीमा किया जाता है, बीमा धारक को नुकसान की वास्तविक रकम की सीमा तक क्षतिपूरित किया जाता है। अर्थात वह धनराशि जो खोई हुई या क्षतिग्रस्त संपत्ति को मौजूदा बाजार मूल्य पर बदलने के लिए जरूरी है, इसमें मूल्यह्रास को घटाया दिया जाएगा। चलिए अब प्रस्थापन का सिद्धांत समझते हैं। प्रस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को भुगतान की गई दावा राशि को किसी लापरवाह तीसरे पक्ष से वसूल करने के लिए करती है। यह क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसरण करता है, जिसे अक्सर क्षतिपूर्ति का परिणाम कहा जाता है। यदि बीमाकर्ता ने बीमा धारक को हुए नुकसान की भरपाई की है,
तो उस नुकसान के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा मुआवजा पाने का बीमा धारक का अधिकार बीमाकर्ता को स्थानांतरित हो जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा दावा की गई क्षति की राशि बीमित व्यक्ति को भुगतान की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती है। प्रस्थापन को बीमा धारक द्वारा उस बीमा कंपनी को अपने अधिकारों के समर्पण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसने तीसरे पक्ष के विरुद्ध दावे का भुगतान किया है। उदाहरण, मिस्टर किशोर के परिवार के सामानों का परिवहन सिल्वेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस में किया जा रहा है। ड्राइवर की लापरवाही के कारण 45,000 रुपए तक के सामान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बीमा कंपनी ने मिस्टर किशोर को 30,000 रुपए की रकम का भुगतान किया। बीमा कंपनी ने सिर्फ 30,000 रुपए की सीमा तक प्रस्थापन किया है और वह उस रकम को सिल्वेंट ट्रांसपोर्ट से प्राप्त करती है। अगर इस मामले में मुकदमा किया जाता है और अदालत मिस्टर किशोर को मुआवजे के तौर पर सिल्वेंट ट्रांसपोर्ट को 35,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश देती है, तो मिस्टर किशोर प्रस्थापन क्लॉज के तहत बीमा कंपनी को 30,000 रुपए की दावा राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और वह 5,000 रुपए की बाकी रकम अपने पास रख सकते हैं। प्रस्थापन क्लॉज बीमा धारक को बीमा कंपनी और किसी तीसरे पक्ष से नुकसान की रकम से अधिक रकम प्राप्त करने से रोकता है। प्रस्थापन सिर्फ क्षतिपूर्ति के अनुबंधों के मामले में काम करता है। यह जीवन बीमा पॉलिसी या व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जैसी लाभ पॉलिसियों के विरुद्ध काम नहीं करता। उदाहरण, मिस्टर सुरेश की मौत दुर्घटना में हो जाती है। उनका परिवार उस बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए की पूरी बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार है, जिसने एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जारी की है। साथ ही परिवार को एयरलाइन द्वारा 15 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। चलिए अब योगदान का सिद्धांत समझते हैं। प्रस्थापन की तरह योगदान भी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसे भी क्षतिपूर्ति का परिणाम करोलरी कहा जाता है। योगदान वह सिद्धांत है जो साधारण बीमा अनुबंधों में काम करता है। यह हमें बताता है कि अगर बीमा धारक ने एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा लिया है, तो इस देयता को कैसे पूरा किया जाए। योगदान का मतलब है कि अगर एक ही संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों के साथ किया गया है, तो सभी बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल मुआवजा वास्तविक नुकसान की रकम से अधिक नहीं हो सकता। पॉलिसी धारक प्रत्येक बीमा कंपनी से सिर्फ उस रकम के अनुपात में नुकसान के हिस्से का दावा कर सकता है, जिसका बीमा उसने अलग-अलग बीमा कंपनी के साथ किया है। उदाहरण, मिस्टर श्रीनिवास ने अपने मकान पर 2 बीमा कंपनियों से अग्नि बीमा पॉलिसी ली है और दोनों के साथ उसने 12 लाख रुपए के पूरे मूल्य का बीमा किया है। मान लीजिए कि मकान में आग लग जाती है और इसके कारण उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो वह प्रत्येक बीमा कंपनी से 1.5 लाख रुपए की रकम का दावा कर सकते हैं। योगदान का सिद्धांत सिर्फ क्षतिपूर्ति पॉलिसियों पर लागू होता है। जीवन बीमा के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ
ऐसी कोई उच्च सीमा नहीं होती जो जीवन की क्षति के मामले में हुए नुकसान पर लगाई जा सके।